हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन चल रहा है हम लोग का मौर्य काल से गुप्त काल तक का, तो जो पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं पार्ट 1 जाकर पढ़ लीजिए, तो ये पार्ट 2 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं और उसको समझकर पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम बताए थे कि बहुत सारी बातें बताए थे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे और मौर्य वंश कैसे आया, और ये हमारे जो अशोक हैं वो कैसे आए थे। ठीक है बाबू, ये हम सब आपको बता दिए थे। कहा जाता है, ठीक है, कि ये कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले वंशों में कौन सा वंश था, तो हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद क्या था नंद वंश, और उसके बाद क्या था आपका तो मौर्य वंश। ये 4 वंश आए थे और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश। ठीक है बाबू, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको साथ समझेंगे ध्यान से अपने आप बातें हो जाएंगी। मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ था, हल्का सा स्टोरी सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात को। तो सबसे अंतिम वंशों में था आपका नंद वंश। नंद वंश का बहुत ही बड़ा महान क्रूर शासक था, उसका नाम था घनानंद। घनानंद के दरबार में विष्णुगुप्त एक मंत्री होते थे। तो घनानंद ने विष्णुगुप्त यानी क्या चाणक्य को दरबार से क्या किया, भगा दे, भगो यहाँ से, तुमको यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। ठीक है, भगा दिया। अब क्या हुआ कि चाणक्य ने कसम खाया कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे। तब जाके चाणक्य क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से मिल जाता है और मिलने के बाद किसकी स्थापना करता है तो मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि मौर्य वंश का स्थापना करता है। उसके बाद उसका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद फिर क्या आता है तो अशोक। तो अशोक के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं क्या। आइए, अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, अशोकास इंस्क्रिप्शन, समझेंगे क्या क्या अभिलेख क्या होता है। अशोक काल, इतिहास काल, साम्राज्य विस्तार एवं धार्मिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए अशोक के अभिलेख अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए। अभिलेख जिस पर क्या लेख लिखे जाते थे, ठीक है ना, उसको बोलते थे अभिलेख। अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो भारत के कोने कोने में क्या है तो बिखरे हुए हैं। तो अब क्यों लिखे अभिलेख क्यों लिखे, क्या हुआ, कलिंगा जो पड़ता है उड़ीसा में युद्ध होता है, कलिंगा के युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि हम युद्ध अब नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब युद्ध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई कि हम नीति की शुरुआत करेंगे, सभी धर्मों को मानेंगे और सब धर्मों के साथ एक साथ हम चलेंगे। ठीक है चैंपियन। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो अशोक के तीन वर्गों में, अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया था। 3 वर्ग, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख क्या होता है उसमें चलेंगे हम लोग, स्तंभ लेख क्या होता है और गुहालेख क्या होता है। और ये कहा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख होते हैं उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। ये एग्जाम में बहुत आता है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना बाबू, एग्जाम में बहुत आता है कि अशोक के अभिलेख को कौन पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप। अब ये क्या शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है और गुहालेख क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गया शिलालेख। यह कुल कितना था 14 शिलालेख जिस पर क्या लेख लिखे जाते थे। ठीक है, इसके क्रमानुसार निम्न जानकारी प्राप्त होती है कि 14 शिलालेख में क्या क्या बातें हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए, पहला, प्रथम अभिलेख में जीवों की बलि, पहला में क्या बोला था अशोक ने कि जीवों की बलि निषिद्ध की गई, मतलब जीवों की बलि नहीं देना है, पहला में हो गया ये। दूसरा क्या हो गया, विदेश राज्यों से संबंध की जानकारी, जो आपस में विदेशी राज्य हैं उसके बारे में जानकारी, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट है, जो है उसको टी लगा लेंगे। तीसरा क्या है, धर्म प्रचार, माने किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये अशोक के 14 अभिलेख में तीसरा स्थान पे है। उसके बाद चौथा, धर्म के उपदेश, धर्म महापात्रों का कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म महापात्र वो होते थे जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना, मतलब भारत से वो दूसरे देशों में जाते थे। राज्य के प्रति कर्तव्य, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। धार्मिक दृष्टिकोण, यानी अशोक के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो 14 इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। ठीक है, अब उसके बाद
8वां, विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का आरंभ करने का उल्लेख, ये आपका 8वां है। समारोह पर मंगलचारों को निरर्थक बताया, ठीक है ना। उसके बाद 10 क्या था, लोगों को धर्म के अनुसार बनाना है क्या सच्ची रीति होती थी। ये अशोक के 10 बातें थी, इसको अभिलेख के रूप में हम समझते हैं। 11, वाणी संयम पर जोर, वाणी जो आप बात करते हैं उसको वही संयम पर जोर। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। कलिंग विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अशोक के 14 जो अभिलेख थे उसमें कलिंगा के बारे में किस नंबर पे आता है, तो क्या बोलेंगे 13वां अभिलेख से ये बातें होती हैं, विजय के बारे में बातें होती हैं और विदेश संबंध होते हैं। 14, उपसंहार, धर्मनीति लिखवाने का उद्देश्य, 14वां आपका ये था। तो अशोक के ये 14 अभिलेख थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप एक बार फिर से मेंशन कर लेंगे ताकि आपको आसान से लग जाए। पहला आपका है, देखेंगे हम लोग पहला, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं पहला क्या है। पहला जो है थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको। पहला आपका जो देखिए यहाँ दिया गया है क्या, प्रथम अभिलेख में जीवों की बलि। दूसरा क्या है, धर्म के उपदेश। ये आप समझ सकते हैं 1 से लेकर 14 तक आपके इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर भी सकते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से मेरी बात को समझें थोड़ा सा ध्यान को। प्रथम शिलालेख जो कहाँ पर आपका है, जूनागढ़ जिला सौराष्ट्र से मिला है। ये देखिए अभिलेख है, यहाँ देखिए फिगर में दिया हूँ अभिलेख है, बट इस अभिलेख को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। गिरनार में अशोक का पहला शिलालेख, देखिए ये ऐसा शिलालेख है जिसको हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ क्या है। बट आपको बता रहा हूँ मैं कि जेम्स प्रिंसेप जो थे ना वो ब्रिटिश के थे, इसको समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है चैंपियन, ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। ये बातें हो रही है अशोक के बारे में। उसके बाद अब आते हैं स्तंभ लेख। इसकी संख्या 7 होती थी। स्तंभ लेख, स्तंभ आप समझ सकते हैं स्तंभ था और मतलब उस पर लेख लिखे गए थे। गुहा लेख, इसकी संख्या कितनी थी, तो आपको 3 थी। ये सब बातें अशोक के बारे में बातें होती हैं। अब अशोक के काल में कला का जो प्रदर्शन था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कला का प्रदर्शन कैसे हुआ था। आइए, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि आपको हम बताए थे। भारत में 2 लिपि उत्कर्ष हुआ, ब्राह्मी और क्या खरोष्ठी लिपि में फिर से बता देता हूँ। आपके पास ये आपका पेपर है, समझेंगे ध्यान से। एक हो गया ब्राह्मी और एक क्या हो गया खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, यानी आप यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ पे क्या होगा खत्म होगा, यानी दाएं से बाएं, यानी यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं। और खरोष्ठी क्या करेंगे कि बाएं से क्या दाएं से क्या करेंगे बाएं करेंगे, इधर लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका तो खत्म हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए आपका, यानी आपके पास एक पेज होता है, आप यहाँ शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं इस तरह से। ये कौन सी लिपि हो गई, तो ब्राह्मी। ये कौन सी लिपि हो गई, तो ये हो गई आपकी क्या ब्राह्मी लिपि हो गई। ठीक है ना। अब खरोष्ठी में क्या होता था कि लोग उल्टा लिखते थे, यहाँ से लिखना शुरू करते थे, यहाँ खत्म, इस तरह से करते थे। देखिए आपके सामने है, तो कौन लिपि हो गई, तो खरोष्ठी लिपि हो गई। अब देखिए ध्यान से, उत्तर में उत्तराखंड में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक भूभाग में अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। यह लिपि बाएं से दाएं, आप देखिए ना यहाँ पे बाएं ये हो गया और दाएं ये हो गया, बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं कौन लिपि हो गया, तो ब्राह्मी लिपि हो गया। ठीक है चैंपियन। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। ब्राह्मी लिपि में आपका क्या आता है, हिंदी आता है, पंजाबी, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं का लिपि का विकास हुआ था। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सन 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसे पहली बार पढ़ा, जो किस लिपि में था, तो ब्राह्मी लिपि में पढ़ने का सफलता प्राप्त किया था। कौन, जेम्स प्रिंसेप। अभी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। एग्जाम में आता है कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था कि अशोक के जो अभिलेख थे उसको पढ़ा था। कौन, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। ठीक है चैंपियन। उसके बाद अब यहाँ देखिए, खरोष्ठी लिपि का विकास भारतीय भाषाओं की वर्णमाला पद्धति के आधार पर हुआ है। यह फारसी लिपि के समान दाईं ओर से बाईं ओर, अभी मैंने बोला क्या, दाईं ओर से बाईं ओर से लिखी जाती है। एग्जाम बहुत पूछता है ये, ठीक है ना, एकदम आसान है, लेकिन ना ये ना 2 लोग समझ नहीं पाते हैं। खरोष्ठी आपके मैंने क्या बोला, ब्राह्मी है ना, ब्राह्मी, ये बायां हाथ हो गया ब्राह्मी लिपि।
ख्रोष्टी ये दायां हाथ हो गया, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद मौर्य प्रशासन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन कैसा था? मौर्य प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया था। मौर्य काल के 4 प्रशासन, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है ना, मंत्री लोग का है, एसपी है, डीएम है, जो भी प्रशासन है, आप देखते हैं जब भी कोई अधिकारी हो जाता है, उच्च कोटि का होता है, तो आपको क्या वहाँ पर क्या लिखता है, गाड़ी पर क्या लिखता है? प्रशासन, जिला प्रशासन, है ना, ये बात होती थी। उस समय भी था। तो 4 भागों में था, केंद्रीय था, प्रांतीय था, नगर में था और क्या था? ग्राम में था। ये 4 भागों में बटा हुआ था। आइए देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर है। चलिए डिस्कस करते हैं केंद्रीय प्रशासन क्या होता है। केंद्रीय प्रशासन, राजा सत्ता का केंद्र था। राजा, जो राजा था वो सत्ता का केंद्र था। वह निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्री परिषद का क्या था? अंकुश था। यानी कोई भी जो राजा होता है वो अपने मन से मत नहीं करता था, उसके साथ मंत्री भी रहते थे, उसके मत के अनुसार ही राजा फैसला लेता था। चाणक्य ने राज्य के 7 अंग, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र बताया। यानी कि चाणक्य जो था, अभी मैंने बोला चाणक्य का 3 नाम था, एक कौटिल्य था और एक क्या था? विष्णुगुप्त था। और ये क्या था? किसके दरबार में था? तो घनानंद के दरबार में था, नंद वंश के संस्थापक रूप में थे ना। अब तो इसने क्या बोला कि राजा के 7 अंग थे। कौन कौन? राज्य के 7 अंग थे। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र बताए हैं। अब मंत्रिपरिषद 12 से 20 तक मंत्री होते थे। प्रत्येक मंत्री को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था प्रत्येक वर्ष में। 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। उससे 12,000 बहुत ही बड़ी रकम होती थी, बहुत बड़ी रकम। अमर्त्य मंडल तीर्थ केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से भक्तों में विभक्त था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक तीर्थ विभाग का ये अध्यक्ष महापात्र अमर्त्य कहा जाता था। यानी क्या ये था? तीर्थ स्थान पर घूमने फिरने के लिए अध्यक्ष क्या था? महापात्र। और महापात्र को क्या जी? अमर्त्य कहते थे। तो जाहिर सी बात है, अमर्त्य एग्जाम में पूछ जाते, उसको भी वीआई कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान टॉपिक आपका दिया हुआ है। अब ये पहला हो गया। प्रांतीय प्रशासन दूसरा देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितना प्रांत? 5 प्रांत। आइए देखते हैं 5 प्रांतों में क्या क्या बातें दी हुई है। चलिए, उदीचय, उत्तरापथ, राजधानी, तक्षशिला, ये सब प्रांत है। अवंती राजधानी उज्जैनी, कलिंगा राजधानी तोसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंगा पूछता है राजधानी कहाँ है? तोसली। दक्षिणापथ राजधानी शूरवंडगिरी, प्राच राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये सभी राजधानी थे। प्रांत मतलब क्या होता है? तो राज्य होता है। आइए देखते हैं ये 5 राज्य बटे। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ जानेंगे, समझें क्या क्या बातें होती है, या आप इसको बस खाली जान लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नगर प्रशासन, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आसान लगेगा। नगर प्रशासन में क्या बातें होती थी, आइए। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल कार्य करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में कितना जी? 5 सदस्य होते थे। 6 गुणे 5 इस तरह से आप कर सकते थे। 6 गुणे 5 यानी कितना आपका हो गया? 30, है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या बातें थी। क्या क्या भाई 6 में क्या क्या था, आइए। शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर समिति, ये सभी आपके 6 भागों में बटे थे। और 6 भागों में बटा था, ये विभाग हो गया। और प्रत्येक भागों में 5-5 लोग शामिल थे, जो उसको क्या जी? चलाते थे। अब उसके बाद चौथा, ग्राम प्रशासन। ग्राम का मुखिया ग्रामिक या ग्रामीण कहलाता था। ग्राम का मुखिया। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? भोजक कहते थे। अधिकारी था प्रशासनिक, भोजक कहते थे। सैन्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्या? सैन्य व्यवस्था। सेना के 6 भाग थे। कौन कौन? देखते हैं। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना, नौसेना और क्या? सैन्य यातायात, ये विभाग था। मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, मौर्य साम्राज्य के पास, ठीक है ना। राजा अपनी सेना का कमांडर इन चीफ होता था। कमांडर इन चीफ कौन? राजा। राजा जो होता था वो अपनी सेना क्या होता था? कमांडर इन चीफ होता था। कमांडर इन चीफ।
समझे ध्यान से चीज को कि राजा अपने सेना क्या जी कमांडर इन चीफ होता था। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या। चलिए न्यायालय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग चैंपियन। न्यायालय वहां पर क्या क्या था, किस तरह से न्याय होता था मौर्य काल में। सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सम्राट। ठीक है ना। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामले थे, इसमें राजस्व संबंधी मामले सुलझाते थे। यानी क्या, धर्मस्थीय इसमें क्या, कौन से मामले, दीवानी मतलब होता था लड़ाई पीठ, इससे भी होता था। और जो जमीन कागजात होता था वो राजस्व मतलब होता था जमीन के बारे में जो बात होती थी उसके बारे में। कंटक शोधन न्यायालय, इसमें मारपीट झगड़े वाले फौजदारी मामले आते थे। सिंपल सी बात पढ़ सकते हैं किसमें आता है, तो कंटक शोधन न्यायालय में आता है। अब चौथा क्या था, गुप्तचर व्यवस्था क्या था। सुव्यवस्थित गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर मतलब क्या, आप ही से मिलेंगे और आपसे पूछेंगे ना कि बताइए राजा के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप अपना विचार बताएंगे और अपना विचार जैसे उसको बताएंगे, उसको अच्छा लगेगा तो बोला हाँ ठीक ठाक है, खराब लगेगा तभी उसको जाकर राजा को बताएगा राजा साहब देखिए आपके बारे में ये बातें हो रही है। उसको बोलते थे गुप्तचर बोलते हैं। ठीक है चैंपियन। अब यहाँ पे संस्था, एक स्थान पर रहने वाला गुप्तचर एक ही स्थान पर रहेगा और बताएगा कि आपके बारे में क्या बातें हो रही है। ठीक है ना। वो राजा क्या करता है, तो इंफॉर्मेशन देता है। अब संचारण, साधु अथवा छंदवेश में घूमने वाले गुप्तचर होते थे। वो ना साधु बनकर राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे कि राजा का व्यवहार किस तरह से लोगों के सामने होता था। ये दो बातें होती थी। अब उसके बाद राजस्व, भूमिकर उपज का 1/6 या 1/4 होता था। 1/6 मान लीजिए इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, समझेंगे ध्यान से। 1/4 आप समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो राजा क्या एक हिस्सा लेता था और 4 हिस्सा जो थे ना किसान वो लेते थे, उसको बोलते थे क्या हम लोग 1/4। अब इसमें एक बात हम थोड़ा करते हैं, ये बात करते हैं कि अब 1/6 किस तरह से होता था। आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना आपका। तो 1/6 आपका हुआ तो एक भाग लेता राजा और आपको 5 भाग किसान लेते थे। अब दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय को क्या बोलते थे, दुर्ग, नगर से प्राप्त आय होता था। राष्ट्र, जनपद की आय, जनपद का सब मतलब कैसे होता है, आइए थोड़ा बात करते हैं जनपद के बारे में, हल्का सा समझेंगे ध्यान से। जनपद देखेंगे क्या है, समझेंगे थोड़ा सा ध्यान चैंपियन हम लोग। चलिए देखिए, पहले के लोग क्या जी, कबीला बनाते थे। कबीला मतलब होता है झोपड़ी। कबीला से क्या बनाए, जन बनाए। ये जन बन गया और जन से क्या बना, जनपद, यानी आय मिलना शुरू हो गया। सेतु, फूल एवं खेत से प्राप्त आय को क्या कहते थे, सेतु कहते थे। ब्रज, मवेशियों से प्राप्त आय को क्या बोलते थे, तो ब्रज कहते थे। जाहिर सी बात है थोड़ा सा डीपली है, लेकिन समझेंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। ये सब अगर आप नोट कर लेंगे ना तो एग्जाम के लिए कोई भी कंपटीशन क्लास होंगे उसके लिए बहुत ही आसान लगेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से लगेंगे। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद अर्थव्यवस्था, यानी पैसे कहाँ से आते थे, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीआई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आ जाता है। अर्थव्यवस्था, कृषि के बारे में, यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। आज भी कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सुदर्शन झील का क्या जी निर्माण कराया था, बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने इसकी क्या कराई, सिंचाई हेतु इसलिए क्या नहरें निकलवाई। बहुत सारे इसमें बात आती है। व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों थे, अंदर भी था और बाहर भी था, विदेशों से भी था। देखिए यहाँ पे सीरिया, मिस्र, पश्चिमी देशों के साथ, पश्चिम में भड़ौच एवं पूर्व में क्या ताम्रलिपि, बंदरगाह से समुद्र द्वारा व्यापार होता था। बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पानी के जहाज जाकर क्या जी रुक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो बंदरगाह कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो बंदरगाह कहते हैं। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद उद्योग, कपड़ा उद्योग प्रमुख उद्योग था। बंगाल का मलमल जो था बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा बढ़ईगिरी भी था, चर्म उद्योग था, धातु उद्योग भी था, प्रमुख थे। कौटिल्य के अनुसार वस्त्र उद्योग के केंद्रवासी कहाँ कहाँ पे थे, केंद्र काशी थे, वत्स्य, मथुरा एवं क्या बैनी में थे। ये सब बातें होती थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सिक्के की बात करते हैं।
बुद्ध काल में आहत पंचमार्क सिक्के चलते थे। अब मौर्य काल में चलने वाले स्वर्ण सिक्के निष्क, समझेंगे। सोना का सिक्का क्या नाम था? निष्क। चांदी के सिक्के क्या नाम था? करसारन। तांबे के सिक्के का नाम क्या था? कांकड़ी कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मौर्य काल में सोने के सिक्के क्या होते थे? तो निष्क। चांदी के सिक्के करसापण, तांबे के काकड़ी कहलाते थे। ये बातें थे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, भी याद कर लीजिए इसको। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष एवं मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। सिक्कों के साथ साथ वस्तु विनिमय भी प्रचलित थी। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? एक वस्तु लेना और दूसरी वस्तु देना। आज भी वही प्रक्रिया है, बट क्या है? पैसे में। पैसा भी क्या है? वस्तु है। आप पैसे उसको देंगे तो आपको सामान वहां से मिलेगा, जाहिर सी बात आपका है। उसके बाद कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर समझते हैं। राजा प्रसाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद वास्तुकाल कला का बेजोड़ उदाहरण है। राजा प्रसाद, फाहियान के अनुसार यह प्रसाद मानव कृति न होकर देवों द्वारा निर्मित था। ये आपका कहा गया था, राजा प्रसाद। स्तूप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्तूप, यही मैंने बोला। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अब आपके दिमाग में स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में क्या होता था कि गौतम बुद्ध का जब जो जरा था, जो अवशेष प्राप्त था, अवशेष राख वगैरह था, उसको लेकर एक बड़ा सा बनाया गया था, एक मंदिर या भवन समझ सकते हैं। उसी में राख को रखा जाता था। इसी को क्या बोलते थे? तो स्तूप कहते थे। यह अतिशयोक्ति हो सकती थी, मगर ह्वेनसांग ने 80 स्तूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अतिशयोक्ति मतलब कि हो सकता है कि 84,000 स्तूप होंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि लगभग कितने जी? 80 स्तूप थे। उसके बाद सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, मेगास्थनीज के अनुसार लोगों का नैतिक जीवन क्या था? उच्च था। जो लोग जीते थे उच्च था। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। समझ लीजिए कितना मतलब वहाँ पे मतलब कि उत्कृष्ट था। आज देखिए ना, आज बिना ताला लगाए कोई बाहर जाता है? जी नहीं जाता है। अब सत्य बोलते थे, चोरियां कम होती थी, जीवन स्तर उच्च होता था। धनी परिवारों में बहुविवाह प्रचलित थे। समाज में स्त्रियों का स्थिति क्या था? ठीक था। कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? तो मौर्य साम्राज्य में ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है चैंपियन। उसके बाद शुंग वंश, आइए देखते हैं शुंग वंश। तो मौर्य साम्राज्य में लगभग था, तो ये मौर्य साम्राज्य जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो शुंग वंश, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद क्या आता है? तो शुंग वंश। आइए देखते हैं शुंग वंश के बारे में। देखिए थोड़ा सा हल्का सा। मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या था? विहद्रथ। एग्जाम बहुत पूछता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या था? विहद्रथ था। विहद्रथ को मारकर प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना कब किया? तो 1884 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना किया, ठीक है। अब उसके बाद समझेंगे ईसा पूर्व। पुष्यमित्र वीर योद्धा, योग्य सेनापति, चतुर कूटनीति वाला व्यक्ति था। एक वह क्या था? महान शासक था। तो एग्जाम में आता है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम कौन था? विहद्रथ था। और इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र ने इसे मार दिया। और पुष्यमित्र ने मारने के बाद किसका स्थापना किया? तो शुंग वंश का स्थापना किया। ये ब्राह्मण थे, इन्होंने 36 वर्ष तक 148 वर्ष तक शासन किए, 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अब शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को मारकर उसके मंत्री वसुदेव कर्ण ने 75 ईसा पूर्व कर्ण वंश की स्थापना की। यानी कहने मतलब क्या है कि मौर्य वंश के बाद 2 वंश आए, एक शुंग वंश आ गए और एक क्या आया आपका? कर्ण वंश आया, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। अब उसके बाद कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त करके सातवाहन वंश के सिमुक ने मगध की राज सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये जितनी बातें कर रहे हैं वो मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाशक्तिशाली था, मगध साम्राज्य, ठीक है ना, ले ली। इस सातवाहन वंश में 19 शासक हुए। सिमुक इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो शासक था। यानी मौर्य वंश के बाद 3-4-5 आपको मतलब वंश का निर्माण हुआ।
यहाँ बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये। अशोक के समकालीन चीनी सम्राट शी होंगटी 246 से लेकर 211 ईसा पूर्व ने हुणों के आक्रमण से चीन की रक्षा करने हेतु चीन में विश्व प्रसिद्ध महादीवार का निर्माण कराया। हुण अब चीन जा नहीं सकते थे। समझिए ध्यान से इसको, ठीक है ना चैंपियन। अब इंडो ग्रीक हिंद यूनानी क्या होते हैं, इसके बाद थोड़ा समझेंगे ध्यान से। समझेंगे एकदम, समझेंगे तो आसान से लगने लगेगा। समझेंगे ध्यान से। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था? डेमेस्ट्रियस था। डेमेस्ट्रियस, एकदम समझेंगे ध्यान से, जिसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीता था। इसमें सर्वप्रसिद्ध शासक मिनांडर, जो 146 से 145 ईसा पूर्व था, जो मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि मिलिंद से नाम से कौन जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे? तो मिनांडर। अब उसने पहले साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, कठियावाड़ा, सिंधु, राजपूताना, मथुरा आदि तक किया। नाग से नागा अर्जुन ने इसे बौद्ध धर्म में क्या दीक्षित किया। मिलिंद पनो नामक ग्रंथ में मिलांडर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के नागा अर्जुन द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह है। ये बड़ा पूछता है, एग्जाम में बड़ा पूछता है, ठीक है ना, समझ लेंगे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडो ग्रीक को जाता है। ये हेलोनिस्टिक कला के भारत में जन्मदाता थे। गंधार कला इसका उदाहरण है। और मिलांडर की राजधानी कहाँ है? शकला, यानी क्या, शायलकोट में है। एग्जाम में आता है कि मिलांडर की राजधानी कहाँ है? शकला कोट, यानी क्या, शायलकोट में बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद पर्थियन, ये पूछता है एग्जामिनेशंस में। इंडो ग्रीक के बाद कौन आता है? पर्थियन, पल्लव, हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत को पार करके भारत में आए। फिर मेरी बात सुने ध्यान से। इंडो ग्रीक के बाद पर्शियन, पहलव, हिंदी कुश, हिंदू जो थे लोग थे, सुलेमान पर्वत को पार करके भारत में आए। उन्होंने यहाँ आकर भारतीय संस्कृति में अपने आप को आत्मसात कर लिया, उन्हें मिला लिया। इसके शासक गोडोफर्निज ने 25 वर्ष तक भारत पर क्या लगभग शासन किया, 25 वर्षों तक। समझिए कितना बड़ी बड़ी बात यहाँ पे हो रही है। पर्शियन कहलाए ये लोग। शक घुमंतु जाति के लोग थे। यूची नामक एक घुमंतु जाति मतलब ये होता है जो एक स्थान पर न रहकर दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। लोगों ने इनका मातृभूमि से खदेड़ दिया। सिंधु को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर शकों ने भारत के अन्य भाग पंजाब, काठियावाड़, सौराष्ट्र, उज्जैन एवं मथुरा पर अधिकार कर लिया था। यह आपका था शुंग यानी शक वर्ष। सातवाहन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सातवाहन, इसको भी व्याय कर लेंगे। सातवाहन समझेंगे, सातवाहन समझेंगे। ये विदेशी न होकर स्वदेशी मूल के थे। कर वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, एग्जाम में आता है। सुशर्मा को मारकर सिमुक ने क्या किया था? सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी में किया था। समझेंगे ध्यान से। मौर्य वंश के बाद बहुत सारे वंश आए, ठीक है ना। उसमें से क्या था आपका? सातवाहन वंश। सातवाहनों ने गोदावरी एवं कृष्ण नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को जीता, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। कुषाण वंश, आइए देखते हैं कुषाण वंश। बहुत सारे वंशों के क्रम में था आपका कुषाण वंश। देखते हैं क्या है, आइए। कुषाण वंश चीन में महादीवार बनाने के कारण हुणों ने अपने पड़ोसी कबीले यूची को पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। कुषाण इसी यूची कबीले की एक शाखा थी। भारत में कुजुल कडफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। समझेंगे क्या कुषाण वंश होता है, आराम से है। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। बड़ा पूछता है एग्जाम में कि कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में सम्राट बना और 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क ने चीन को क्या किया? मतलब कि विभाजित कर दिया। अब चीन से 2 राजकुमार भारत आए, जिन्हें भारत में नाशपाती एवं आड़ू की खेती करने के लिए आए। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया, जो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। अब उसके बाद उसके द्वारा किए जाने वाले युद्धों में तंग आकर उसने एक ही सेनापतियों ने बौद्ध साहित्य के अनुसार उसको मार डाला।
है ना। तंग आकर उसके सेनापति ने उसे क्या किया, मार दिया। किसको, कनिष्क को। कनिष्क के बाद कुषाण वंश का अंत हो गया, योधियों द्वारा किया गया था। योधियों का अंत कर गुप्त वंश भारत में स्थापित हो गए। चलिए आ गए क्या हम लोग, गुप्त वंश। यानी कहने का मतलब ये था चैंपियन कि जब मौर्य वंश समाप्त हुआ तो मौर्य वंश के बाद कौन कौन सा वंश आए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक बात थोड़ा सा मेंशन करेंगे, मौर्य वंश के बाद कौन कौन सा वंश आया, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए यहाँ पर शुंग वंश आया, शुंग वंश इसकी स्थापना हो गया। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है, आइए देखते हैं। विदेशी आक्रमण उसके साथ हुआ था। अब शक आया, शक के बाद क्या आता है, सातवाहन आता है। आइए देखते हैं। और सातवाहन के बाद कुषाण वंश आता है। अब जब कुषाण वंश खत्म हो जाता है तो अब इसका आप अब थोड़ा समझेंगे। कुषाण वंश को मार डाला और मार इसके बाद फिर आता है क्या, गुप्त वंश आता है। तो जाहिर सी बात होती है चैंपियन, ये सब समाप्त होने के बाद कौन सा वंश आता है, तो गुप्त वंश आता है। और हम आपको बता रहे थे मौर्यकालीन यहाँ से क्या होता है, तो फिनिश होता है। अब गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा बातें पढ़ लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। चलिए आर्थिक जीवन पहले बात करते हैं गुप्त वंश की, थोड़ा सा उसी में चलेंगे हम लोग। कुषाणकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत रेशम मार्ग पर नियंत्रित था। यह रेशम मार्ग चीन से रोम तक जाता था। आर्थिक पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। रोम भारत से मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधि, चंदन एवं इत्र इत्यादि खरीदता था, आयात करता था, ठीक है ना। बदले में भारत को अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण मिलता था। मतलब भारत यहाँ से क्या जी उसको देता था और बदले में सोने के सिक्के मिलते थे, जो कि भारत की समृद्धि का प्रमुख कारण बना। लोग कहते हैं ना कि भारत को क्या सोने की चिड़िया कहाता था। बहुत सारे प्राचीन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे सिक्के भारत के पास हो गए थे। अब कुषाणों ने भारत में अत्यधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के क्या जी जारी किए थे। इंडो ग्रीक सोना सिक्के जारी किया, लेकिन वंश में बात करते हैं तो कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का जारी कर दिया। धार्मिक जीवन चलते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक की तरह उसने भी एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। समझेंगे ध्यान से। उसके समय ही काश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। एग्जाम में बहुत आता है ये। उसके समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव बढ़ा। अब बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी एवं मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। कनिष्क से समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, मूर्तियां बनने लगी और फिर बहुत सारे पूजा पाठ होना शुरू हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, शोभा में थे। अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित, वसुमित्र ने महाविभास, नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र लिखे। चिकित्सक चरक भी उसके दरबार में थे। चरक ने चर संहिता लिखी थी। एग्जाम में आता है ये चिकित्सक का नाम क्या था, चरक। किसके दरबार में था, कनिष्क, है ना बाबू। अब कला एवं स्थापत्य। कुषाण काल में बौद्ध कला की अत्यधिक प्रगति हुई। इसके स्तूप एवं विहारों का निर्माण कराया गया। समझेंगे ध्यान से। कनिष्क ने कला को गंधार एवं मथुरा शैली को प्रोत्साहित किया। मथुरा शैली एक बहुत ही सुंदर था और बहुत ही उदाहरण था। कनिष्क की एक सिरविहीन प्रतिमा है, सिरविहीन प्रतिमा है और दिखाया गया कि यह खड़ी मूर्ति। देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिरविहीन। ये हुआ कनिष्क, देखिए यहाँ पे ये हुआ कनिष्क, ठीक है ना। आपके सामने यहाँ देखिए दिखाई दे रही हुआ कनिष्क। और कनिष्क यहाँ पर देखिए सिर लगा हुआ नहीं है, ये हुआ कनिष्क और इसका नाम क्या था, कनिष्क। कनिष्क इसके पास ये प्रतिमा दिखाया गया और ये मतलब इसके ऊपर सर नहीं थे, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद आइए उसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या चाहिए। इसकी विशेषताएं। कनिष्क घुटने तक कोट पहनता था, पैरों में जूते भी थे, दाएं हाथ में गदा एवं बाएं हाथ में क्या, तलवार भी था कनिष्क के हाथ में। देखिए कितना महानतम शासकों में एक था। पाषाण निर्मित इस मूर्ति मानव शरीर का यथा चित्रण किया गया है। पाषाण काल में इसके बारे में बात होती है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा साम्राज्य। और हमारा साम्राज्य क्या शुरू होता है चैंपियन, गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर के बारे में बात हो रही है, समझेंगे ध्यान से इसको।
ताकि अपना बनना शुरू हो जाए। ठीक है ना। गुप्त एम्पायर के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं कैसे इसका हुआ। इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। अभिलेखों ने गुप्तकालीन इतिहास के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभिलेख से ही मालूम पड़ता है कि ये हमारा कौन सा वंश था, तो गुप्त वंश था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति समुद्र गुप्तकालीन इतिहास की विस्तार में प्रकाश डालते हैं। तो ये शुरू किससे होता है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति समुद्र गुप्तकालीन इतिहास शुरू होता है। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेखों से स्कंद गुप्त द्वारा हूणों को पराजित का पता चलता है। हूण बहुत शक्तिशाली थे। अभी मैंने बात किया चीन पर आक्रमण कर रहे थे, तब चीन ने क्या किया? चीन की दीवार खड़ा कर दी कि हूण अंदर न जाएंगे, और स्कंद गुप्त ने क्या किया? हूणों को परास्त कर दिया। 510 ईस्वी के भानुगुप्त में एरन यानी सागर यानी मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा प्रचलित थी किसमें? गुप्त काल में। सती प्रथा मतलब ये था कि जब किसी भी औरत के हस्बैंड मर जाते थे, उसको लाश पर ही क्या, जिसको जला दिया जाता था। यह भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के लिए प्रमाण है। अब इसके राजा कौन कौन से हुए थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसके राजा कौन कौन हुए थे। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 309 से 350। गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त। 275 ईस्वी में था। इसके बाद घटोत्कच ने 1319 में तक राज किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली राजा था। इसके गुप्त संवत का प्रवर्तक मानते हैं। संवत समझते हैं ना, आपका मतलब जो कैलेंडर होता है उसके बारे में है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और तथा इसके बाद कौन हुआ? घटोत्कच। अच्छा, उसके बाद कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त पराक्रम। चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी कुमारी देवी का पुत्र का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। ये आपका प्रथम हुआ है ना। समुद्रगुप्त वंश का स्वर्ग प्राप्ति सम्राट था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसकी दिग्विजय का प्रमुख उद्देश्य धरणीबंध अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतना था। समस्त पृथ्वी जीतने का कार्य किसका था? तो समुद्रगुप्त का, जो बहुत ही क्या पराक्रम था, बहुत ही शक्तिशाली के रूप में था। ठीक है चैंपियन, तो ये हम लोग देख लिए। आज हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है चैंपियन, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और बाकी बातें कब करेंगे? तो कल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया इसको आप नोट लिखिए, इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, अपने आप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।